सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे एक बड़े विवाद पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, इस समय एक विवाद चल रहा है। विवाद है यूट्यूबर पत्रकार पत्रकार जो हैं मुकेश मोहन, जिन्हें भारत के बीजेपी के कद्दावर नेता, जो कि मंत्री भी हैं, नितिन गडकरी, उन्होंने 50 करोड़ का एक मानहानि नोटिस दिया हुआ है। ठीक, तो ये पूरा मामला है क्या, इस मामले की वास्तविक सच्चाइयां क्या हैं, क्या फैक्ट और फिगर्स हैं, और इस पूरे मामले की थोड़े डीप इंसाइट जाकर आज हम मूल्यांकन पर इसकी पड़ताल करते हैं और देखते हैं आखिर इसमें क्या निकलता है। ठीक, तो बने रहिएगा इस महत्वपूर्ण मुद्दे को थोड़े अलग दृष्टिकोणों से समझने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे दृष्टिकोण जो सामान्यतः मीडिया में चर्चाओं में नहीं आते, वो यहाँ पर हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस मामले को थोड़ा विस्तार से आपके पास सामने रखेंगे ताकि इस पूरे विवाद को बेहतर तरीके से समझा जा सके। ठीक, तो दर्शकों, इस पूरे मामले के केंद्र में है मुकेश मोहन, और मुकेश मोहन यूट्यूबर पत्रकार हैं। इन्वेस्टिगेशन वो करते रहते हैं, तमाम सारी रिपोर्ट्स वो जारी करते रहते हैं और दलित समाज से आते हैं। तो ये मामला थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो जाता है और इसकी पड़ताल करना बेहद आवश्यक हो जाता है। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि मामले की शुरुआत होती है नितिन गडकरी के एक नोटिस के द्वारा। 50 करोड़ का नोटिस मानहानि दावा नितिन गडकरी ने मुकेश मोहन पर किया है, क्योंकि मुकेश मोहन ने अपने एक वीडियो में ये दावा किया कि एक मैगजीन, कारवान मैगजीन की रिपोर्ट के आधार पर कि नितिन गडकरी और उनका परिवार जो है वो बीफ कारोबार करने वाली एक कंपनी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके एवज में उन्होंने मुकेश मोहन पर 50 करोड़ का मानहानि का दावा किया हुआ है। तो इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, क्या फैक्ट फिगर हैं, क्या ये दावा सही है, या फिर क्या कोई किसी किस्म का क्या बोलते हैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नितिन गडकरी के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह के कई सवाल हैं, उन्हें आज हम यहाँ मूल्यांकन पर लेते हैं और आपके सामने इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से समझाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए दर्शकों, तो हम सबसे पहले नितिन गडकरी के बारे में थोड़ा समझते हैं। नितिन गडकरी हैं क्या? तो दर्शकों, इस चीज को समझिए। नितिन गडकरी बीजेपी आरएसएस की जो पूरी गैंग है उसके सॉफ्ट हिंदुत्व के चेहरे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी आरएसएस की, बीजेपी की गैंग है, उसमें दो तरह के चेहरे उपस्थित रहते हैं। एक उग्र चेहरा रहता है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इस तरह का, और एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाला चेहरा ये लोग लेके चलते हैं। आजकल नितिन गडकरी क्या बोलते हैं, इसके हेड बने हुए हैं, और शिवराज सिंह चौहान और भी तमाम सारे इस तरह के आपको नेता मिल जाएंगे जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाले रहते हैं। और ये समय समय पे मौके, परिस्थिति, जरूरत के हिसाब से कभी सॉफ्ट हिंदुत्व वालों को आगे करते रहते हैं, कभी हार्ड हिंदुत्व वालों को आगे करते रहते हैं। ऐसे करके बोलते हैं पार्टी में सभी प्रकार के लोगों को एडजस्ट करने की व्यवस्था बनाई गई है। तो नितिन गडकरी को आप देखेंगे ज्यादातर वो विपक्षी दलों से मिलजुल कर चलते हैं, मीडिया से मिलजुल कर चलते हैं, ज्यादा हिंदू मुस्लिम अपने भाषणों में खुलकर करते हुए दिखाई नहीं देते। बड़ा एक सॉफ्ट सा, कैजुअल सा उनका अप्रोच आपको दिखाई देता है। इससे बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमी बन जाती है कि ये बहुत साफ सुथरी छवि के नेता हैं। ठीक, पर थोड़ा सा नितिन गडकरी के इस वर्तमान मुद्दे को, मुकेश मोहन वाले मुद्दे तक पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा नितिन गडकरी पे लगे हुए पुराने कुछ आरोपों की पड़ताल करते हैं और फिर यहाँ तक आते हैं, यानी ये मुकेश मोहन वाले मामले तक आते हैं। ठीक, तो देखिए, नितिन गडकरी पर बहुत सारे आरोप लगे। उन आरोपों में कुछ सनसनीखेज आरोप हैं। जैसे 2009 में, जिस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी की सरकार सत्ता में थी, तो 2009 में योगिता ठाकरे नाम की एक 9 साल की एक बच्ची थी। वो, उस बच्ची की क्या बोलते हैं, नितिन गडकरी के परिवार की एक कार में, उनके ही घर की कार में वो मरी मिलती है, और उस बच्ची की हत्या के आरोप को लेकर विवाद गर्मा जाता है। ठीक, और इस पूरे मामले में अगर देखेंगे तो उसका घर, परिवार के लोग आज भी न्याय के लिए मांग कर रहे हैं और न्याय मांगते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में आज भी कोई सुलझ यानी कोई उसमें संतुष्टि होती हुई दिखाई नहीं देती। मत बताया जाता है मामला 2009 का है। नितिन गडकरी उस समय बीजेपी के बड़े नेता थे और उनके परिवार की, यानी उनके आवास में एक परिवार की एक निजी कार थी। उसके पिछले हिस्से, यानी उसकी डिक्की में 7 वर्ष की, मैंने पहले शायद 9 वर्ष बोला, 7 वर्ष की एक बच्ची जो रहती है, कहीं 7 लिखा है कहीं 9 लिखा है, कुल मिलाकर बच्ची है। ठीक, 7 वर्ष की एक बच्ची रहती है जिसका नाम योगिता ठाकरे रहता है, उसका शव मिलता है। ठीक,
मामला गर्मा जाता है, बड़ा गर्मा जाता है, मीडिया में इसकी चर्चा होने लगती है। और योगिता ठाकरे जो है, उसकी माँ नितिन गडकरी के जो आवास रहता है उसके आसपास के घरों में काम करती थी, सहायक के रूप में काम करती थी, हाउस हेल्पर थी। और वो अपनी बच्ची को भी साथ में अक्सर अपने साथ लाया करती थी। और फिर बाद में जब उस बच्ची की लाश नितिन गडकरी के परिवार की एक गाड़ी की डिक्की में मिलती है, ठीक, तो हल्ला मचता है। और पुलिस जांच में ये कहती दिखती है कि भाई सफोकेशन हो गया, बच्ची खेलते खेलते शायद डिक्की में घुस गई होगी, सफोकेशन से मर गई होगी। इस तरह के आरोप क्या बोलते हैं, पुलिस इस तरह की थ्योरी लेकर आती है। लेकिन ये पूरा मामला जो है ये थोड़ा गर्मा जाता है। माता पिता के आरोप, विपक्ष के आरोपों से ये मामला गर्मा जाता है। सीआईडी को जांच दी जाती है, क्लोजर रिपोर्ट जारी की जाती है। नितिन गडकरी बहुत बड़े कद्दावर नेता रहते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट तक भी मामला जाता है, पर कोई भी ऐसी कार्रवाई होती, जो कार्रवाई की मांग उनके माँ बाप बच्चे कर रहे थे, वो नहीं होती हुई दिखाई देती है। ठीक है। और इस पूरे मामले में कई प्रकार की घफलतें बरती गई जांच में, उसके भी आरोप मीडिया ने और विपक्षी दलों ने उस समय की जांच करने वाले लोगों पर लगाए हुए थे उनके, और उन पर कोई सटीक जवाब हमारे पास नहीं मिलते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा आरोप ये लगाया गया था उस बच्ची के डिग्गी में, जो गाड़ी में लाश मिली थी, उसको लेके कि जो शव था, ठीक है, वो पुलिस को सूचना देने से पहले कार को धो दिया गया। ठीक है, मतलब कार धो दी गई और उस पे से सारे निशान मिला दी, फिंगरप्रिंट वगैरह मिटा दिए गए थे। ये एक आरोप था जो उस समय मीडिया में लगा हुआ था। फिर ये आरोप, उसके योगिता के माता पिता ने ये दावा किया था कि उसकी बेटी की हत्या की गई है। 7 साल की बच्ची खुद कार की डिक्की में खोल कर अंदर कैसे जा सकती है, ये भी सही बात है। मतलब कोई बच्ची कार की डिक्की कैसे खोल सकती है, अपने आप अंदर बंद हो जाना तो अलग बात है, खोल कैसे सकती है। ठीक, ये इसकी जांच होनी चाहिए थी। ठीक, उसके बाद उस बच्ची के निजी अंगों पर, प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ चोट के निशान थे। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में से अंदाजा लग रहा था कि शायद उसका यौन शोषण हुआ है, लेकिन बाद में फिर मेडिकल में रिपोर्ट जारी की गई, उसमें उस चीज को खारिज कर दिया गया। मतलब एक और बात की मेडिकल रिपोर्ट में उसे खारिज कर दिया गया। ठीक है। और फिर ये भी आरोप लगा कि नितिन गडकरी काफी प्रभावशाली हैं, वो अपनी राजनीतिक शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं इस मामले को दुर्घटना का रूप देने के लिए। एफआईआर दर्ज करने में भी काफी देरी की गई थी। ठीक है, ये भी आरोप उस समय लगे हुए थे। ठीक, और सबसे जो आश्चर्यजनक बात ये थी कि जिस समय ये घटना घटी, नितिन गडकरी खुद घर पे नहीं थे और उनके परिवार के लोग घर पे थे, विशेषकर उनके 2 लड़के वो घर पर थे। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कुछ रिपोर्ट में, और साथ में उनके घर परिवार का स्टाफ है वो घर पे था। तब इस बच्ची वहां पर आई और इनके अनुसार वो डिग्गी में घुस गई, सफोकेशन हो गया, मर गई और किसी को पता भी नहीं चला। ठीक, तो ये बहुत सनसनीखेज मामला था। बाद में इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, पर कभी कोई औपचारिक रूप से कोई गंभीर जांच हुई नहीं। नितिन गडकरी बहुत शक्तिशाली थे और उनके विरुद्ध जांच कर पाना किसी के लिए संभव नहीं था। ठीक है, भले ही कांग्रेस की राज्य में सरकार थी, पर कांग्रेस की सरकारों में इतना मादा कभी नहीं था कि वो भाजपा के किसी बड़े नेता पे हाथ डाल सके। ठीक, तो ये एक गंभीर आरोप था जो उस समय 2009 में इनके ऊपर लगा था, बाकी के कुछ और आरोपों के अलावा। ठीक, तो ये कुछ मैं केवल आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि किस तरह के आरोप लगते रहे हैं। उन बैकग्राउंडों में हम चीजों को देखना जरूरी है। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जांच के इंतजार में उसके माँ बाप, ये इस तरह की तस्वीरें हमें दिखती रहती हैं, पर कुछ हुआ नहीं, उस बच्ची को न्याय मिला नहीं मिला, बहुत मुश्किल स्थिति है। ठीक, इसके बाद दूसरा गंभीर आरोप, एक और बड़ा गंभीर आरोप है, वो है एक बस कांड को लेके, घूसखोरी के बस कांड को लेके। घूसखोरी का आरोप ये नितिन गडकरी पर लगा और उनके परिवार पर लगा हुआ था। 2021 का ये मामला है और न्यूज लॉन्ड्री ने उस समय इससे छापा था कि स्कैनिया बस घोटाला, नितिन गडकरी और उनके 2 बेटों और घूस वाली लग्जरी बस का जटिल रिश्ता। ये जो पूरा मामला है ये भी इसी तरह का है। नितिन गडकरी पर ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि मतलब कुछ कंपनियां, फिर कंपनी से कंपनियां, फिर शेल कंपनियां, फिर उन्होंने कुछ किया, ऐसे कर कर मतलब ये आरोप इस तरह से लगते रहते हैं। जो स्कैनिया बस घोटाला है, ठीक, इसमें भी नितिन गडकरी के बेटों के जरिए घूस लेने के आरोप इसमें लगे हुए थे। मोटी मोटी बात थी कि एक स्कैनिया बस कंपनी थी, ये स्वीडिश की कंपनी थी, इसने अपनी ही खुद की कंपनी की आंतरिक जांच हुई और उसमें पता चला कि इस कंपनी के जो अधिकारी हैं उन्होंने रिश्वत दी है अपनी कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और
इसमें जो सबसे गंभीर आरोप था 2013-16 के बीच में इस कंपनी ने कई भारतीय राजनेता और अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि इन्हें ठेके वेके मिल सके, मतलब कंपनी के लग्जरी बस के ठेके वगैरह मिल सके। और इसमें सबसे गंभीर आरोप जो लगा था नितिन गडकरी पर लगा हुआ था। ठीक है, बताया गया कि नितिन गडकरी जो हैं वो क्या बोलते हैं उनके परिवार को उपहार स्वरूप एक बस दी गई थी, स्कैनिया कंपनी की एक स्पेशली मॉडिफाइड बस उन्हें उपहार स्वरूप यानी गिफ्ट में दी गई थी। काफी महंगी बस होती है ये वाली, ठीक। और क्या बोलते हैं लग्जरी बस नितिन गडकरी के परिवार से जुड़ी हुई एक कंपनी को दी गई थी, ठीक। इस तरह का आरोप लगाया गया था। क्या बोलते हैं, एक कंपनी है उस कंपनी को दी गई थी, ठीक। फिर यह भी आरोप लगा आगे चल के कि उनकी बेटी की शादी में इस बस का उपयोग किया गया था, यह भी आरोप लगा। फिर यह भी बताया गया कि ये आंतरिक जांच में पाया गया कि इस बस का पूरा भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए इसे बेनिफिट्स यानी लाभ के रूप में माना जाना चाहिए, ठीक। फिर कुछ और रिपोर्ट होती है, जांच होती है और उसमें पाया गया कि बस को पहले किस तरह से पूरा घोटाला हुआ। तो बताते हैं, बस को पहले एक डीलर को बेचा गया, ठीक है। वहां से इसे एक ऐसी कंपनी को लीज पर दे दिया गया या बेच दिया गया जिसके संबंध नितिन गडकरी के बेटे यानी निखिल और सारंग की कंपनी से बताए जाते हैं। तो ऐसा वो शेल कंपनी वाला जो मामला है वो उस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे, ठीक। ये लगते रहे। स्वीडिश कंपनी ने ये दावा किया कि इसका मकसद ये था कि ताकि कुछ बेनिफिट्स यानी ठेके वगैरह के लाभ उठाए जा सकें। और बाद में स्कैनिया कंपनी जो थी उसके सीईओ थे, उन्होंने भी स्वीकार किया था कि उन्होंने इस तरह के कुछ कदाचार यानी मिसकंडक्ट किए हुए थे, रिश्वत वगैरह दी हुई थी। ये सब बात वहां पे बताई गई है। लेकिन नितिन गडकरी का और उनके जो परिवार की तरफ से इस पूरे आरोपों को खारिज कर दिया गया, दुर्भाग्यपूर्ण, मनगढ़ंत, निराधार बताया गया। उन्होंने कहा उन्होंने ऐसा कुछ भी लेन देन और खरीद फरोख्त नहीं की है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात यह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष ने बहुत हल्ला मचाया, क्या बोलते हैं, जांच की मांग की, पर कभी भी, जैसा कि आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी के सरकार में जांचें कहाँ होती हैं, ठीक है। तो कोई आधिकारिक जांच कभी हुई नहीं, तो कोई लिंक्स और रिपोर्ट्स और आरोप प्रत्यारोप सिद्ध होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक। तो ये पहले हो चुका है। मेरा आपको सिर्फ बताने का पक्ष है कि इस तरह के जिसे कहते हैं शेल कंपनी, फिर शेल कंपनियों की शेल कंपनी, फिर वहां से कुछ दिया फिर दिया, इस तरह का एक बड़ा जाल बनाकर ये गड़बड़ घोटाले के आरोप पहले भी नितिन गडकरी और उनके परिवार और उनके औद्योगिक साम्राज्य पर लगते रहे हैं, लेकिन वो हमेशा इसे खारिज करते रहे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अभी एक विवाद सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा, जो इथेनॉल यानी E20 जो मिलाया गया पेट्रोल में 20% इथेनॉल, उसको लेके जो विवाद है वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा कि नितिन गडकरी इस मुद्दे को काफी प्रमोट करते रहे कि पेट्रोल में E20 यानी इथेनॉल मिलाया जाए और इससे भारत को बहुत फायदा होगा, बहुत इसके प्रबल समर्थक रहे। और मीडिया में आरोप लगे कि वो ये सब अपने बच्चों के धंधे के लिए कर रहे हैं, उनके बच्चे इथेनॉल प्रोडक्शन वाली कुछ कंपनियों से संबंधित हैं और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए गडकरी ये सारा खेल खेलते हुए दिख रहे हैं। इथेनॉल स्कैम भी कहा गया इस पूरे मुद्दे को लेके। ये मुद्दा काफी गंभीर था, ठीक है। और इसमें E20 यानी E20 जो ईंधन है पेट्रोल में मिलाया जाता है, इथेनॉल की नीति को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार पर हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगे। इसका मतलब है कि एक तरफ नितिन गडकरी उस मंत्रालय के प्रमुख थे जो नीति बना रहा था, दूसरी तरफ उनके बच्चे ऐसी ही कंपनी चला रहे थे जिससे उन नीतियों से लाभ होने वाला था, ठीक है। ये सब आरोप उन पे लगे हुए थे। बताया गया कि एक नितिन गडकरी के परिवार की एक कंपनी है, पूर्ति ग्रुप है, ठीक है, उसमें और भी सारी कंपनियां हैं जो इथेनॉल उत्पादन और चीनी वगैरह इनके क्षेत्र से संबंधित है। और विपक्ष ने विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया कि जब सरकार इथेनॉल मिश्रण को अनिवार्य बनाती है, इसके लिए सब्सिडी देती है, तो इसका सीधा आर्थिक लाभ उन कंपनियों को होता है जो इथेनॉल बनाती हैं। चूंकि गडकरी का परिवार इस व्यवसाय में, इसलिए निजी लाभ के लिए नीति निर्माण का मामला बताया जा रहा है। मोटा मोटा बात यह है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की बड़ी सिफारिश और बड़ी समर्थन था नितिन गडकरी का, और उनके बच्चे इस तरह के व्यापार में थे जहां उनकी कंपनियां थी जो इथेनॉल वगैरह के प्रोडक्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंधित हैं। तो विपक्ष ने, विशेषकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाई नितिन गडकरी उस सरकार का हिस्सा है जो ऐसी नीति बना रही है कि इथेनॉल अनिवार्य रूप से पेट्रोल में मिलाया जाए,
ठीक। और ऐसा करने के लिए उन कंपनियों को जो इथेनॉल प्रोडक्शन करती हैं सरकार सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है, और ये सब्सिडी उन्हें मिल जाती है। और इसलिए नितिन गडकरी अपने परिवार, अपने बच्चों को लाभ के लिए इस तरह की नीति बनाने में समर्थन कर रहे हैं, सहायक कर रहे हैं। ये यहाँ पे आरोप लगाए गए। आप देखिए, मतलब ये अपने आप में कितना आश्चर्यजनक है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है, ठीक। और होना ये चाहिए था कि 20% इथेनॉल अगर पेट्रोल में मिलाया जा रहा है तो उतने पेट्रोल की कीमत कम कर दी जाती, देश की जनता को वो लाभ दिया जाता। पर देश की जनता को वो लाभ नहीं दिया गया। देश की जनता तो पेट्रोल उतने ही रेट में ले रही थी, ठीक। जो 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है और उसके बदले में क्या बोलते हैं, जो पेट्रोल नहीं मिलाया जा रहा, सरकार को उतना पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा, इसके बदले में सब्सिडी, छूट उन कंपनियों को दी जा रही है जो इथेनॉल का प्रोडक्शन करती है, ठीक। आप देखिए क्या मजाक चल रहा है। तो जनता को कोई इससे लाभ होता हुआ नहीं दिखता, लेकिन सीधे सीधे तौर पर अगर आप देखें तो कुछ विशेष कंपनियों को इस सब्सिडी से बहुत अधिक लाभ होता हुआ दिखता है, ठीक। तो ये किस तरह की नीति है, मतलब जनता को तो इससे कोई भी फायदा होता हुआ नहीं दिखता, ठीक। तो ये आरोप विपक्ष ने उस समय लगाए हुए थे, पर आपको पता होगा ये आरोप बहुत चर्चाओं में रहे। नितिन गडकरी को लेके बड़ा एक कैंपेन चला, लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। नितिन गडकरी खुद भी इस बात को लेके बोलते रहे कि भाई फ्लेक्स फ्यूल यानी 100% इथेनॉल पे भी गाड़ियां चलाई जानी चाहिए। लोगों ने कहा ये अपने बच्चों के व्यवसाय को प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह का आरोप उन पे लगता रहा। और सब्सिडी यानी छूट वगैरह का लाभ और उनकी कंपनियों को फायदा, इस तरह के आरोप लगते रहे, ठीक है। तो ये सब चलता रहा। अब इस पूरे मामले में सबसे रोचक मोड़ ये है कि सबसे मतलब आश्चर्यजनक पक्ष ये है कि पिता नीति बनाता है। कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि पिता नीति बनाता है, पॉलिसी बनाता है, और पुत्र कंपनी चलाता है, जिससे उन नीतियों से पुत्र को फायदा होता है, ठीक। और इसमें कुछ नाम भी बताए गए, कुछ कंपनियों के, नितिन गडकरी, सारंग गडकरी, इन सब की कंपनियों के नाम इस तरह के आरोप लगे हुए थे कुछ समय पहले। आपने सब देखा होगा, मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी। उनकी कुछ कंपनी थी सियान एग्रो वगैरह, इनके बेनिफिट भी बढ़ गए, इनके प्रॉफिट बढ़ गए इस इथेनॉल वाले धंधे से। ये सब भी बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया में उस समय बहुत चलता था, आपने देखा होगा। मोटी मोटी बात यह है कि नितिन गडकरी इथेनॉल यानी E20 में पेट्रोल की बात कह रहे हैं, जिसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। इथेनॉल बनाने की कंपनियां चलाते हैं उनके बेटे, और सरकार 20% इथेनॉल मिलाने के बाद जो पेट्रोल नहीं मिलाना पड़ेगा, उससे जो फायदा होता है वो जनता को छूट नहीं देती, वो उन कंपनियों को छूट देती है, सब्सिडी दे रही है जो इथेनॉल बना रही है, ठीक। तो ऐसे कर कर इनडायरेक्टली नितिन गडकरी पर आरोप था कि उनके बच्चे इस पूरी नीति से लाभान्वित हो रहे हैं और उनकी कंपनियों के प्रॉफिट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक। जब ये आरोप लगा तो नितिन गडकरी बड़े भड़के, उन्होंने कांग्रेस पर बहुत क्या बोलते हैं गुस्सा भी हो गए कि आरोप से उन्होंने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा ये झूठी बात है, तमाम सारी क्या बोलते हैं बातें हुई। उन्होंने कहा पेट्रोल लॉबी जो है वो नितिन गडकरी के खिलाफ लॉबिंग कर रही है, झूठे आरोप लगवा रही है, ये भी उन्होंने आकर नितिन गडकरी ने कह दिया, ठीक है। लेकिन इस पूरे मामले का एक सिक्के का एक दूसरा पक्ष ये था कि नितिन गडकरी और उनके मंत्रालय पर स्वयं ये आरोप लगे कि ये कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर यानी यूट्यूबर टाइप के लोग, उनके जरिए जनता में वीडियो और तमाम सारे माध्यमों से ये क्या बोलते हैं बात बताने की कोशिश कर रही है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से देश को फायदा होगा, सबको फायदा होगा, जनता को फायदा होगा, पॉल्यूशन को फायदा होगा, प्रदूषण में फायदा होगा, सब जगह फायदा होगा। तो इससे राष्ट्र हित जुड़ा हुआ, देश का हित जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अच्छी चीज है। और क्या बोलते हैं नितिन गडकरी सही कर रहे हैं। इस तरह का इन्फ्लुएंसर से इस तरह के वीडियो बनवाने के लिए नितिन गडकरी और उनके मंत्रालय ने कहा था। एक पेड प्रमोशन चलाने का आरोप नितिन गडकरी पर लगा हुआ था, ठीक है। तो बताया गया कि देखिए लोकप्रिय यूट्यूबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक साथ आकर ये कहा कि इथेनॉल, फ्लेक्सी फ्यूल इंजन और नितिन गडकरी के विजन पर वो एक साथ वीडियो बनाने लगे। और लोगों ने कहा कि भाई ये देखिए क्या ये पेड बैंक कैंपेन हो रहा है, एक संगठित PR कैंपेन चल रहा है जिसके जरिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या उससे जुड़ी हुई संस्थाओं के द्वारा भुगतान किया जा रहा है। मतलब नितिन गडकरी के विजन की बात ये सारे यूट्यूबर उस समय कर रहे थे। फिर क्या बोलते हैं आरोप लगा कि इन्फ्लुएंसर जो हैं इन सबको पेड कैंपेन यानी ये स्पॉन्सर्ड पूरे वीडियो बना रहे हैं, पर वहां पे लिखते नहीं है, बताते नहीं है जनता को कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है मंत्रालय के द्वारा। और ये आरोप भी लगा कि नितिन गडकरी उनके मंत्रालय से जुड़ी हुई कंपनियों ने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे वगैरह दिए,
ठीक है, कुछ इन्फ्लुएंसर ने आके सामने इस बात को स्वीकारा भी कि इस तरह के ऑफर उन्हें मिले हुए थे और सर नितिन गडकरी को क्या बोलते हैं बेहतर बताने के लिए रुपए मिले हुए थे। ठीक, तो ये चल रहा था। अब इसी पूरे मामले से जुड़ जाते हैं पत्रकार यूट्यूबर कौन, मुकेश मोहन। मुकेश मोहन ये करते हैं कि जब उनके पास ये प्रस्ताव आता है कि आप भी सरकार के यानी नितिन गडकरी के विजन के अनुसार E20 मिलाकर देश को फायदा होगा ऐसे वीडियो बनाइए। ठीक, तो उनके पास ये एक ऑफर आता है ईमेल के जरिए और उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है कि भाई स्क्रिप्ट ये है, ऐसा ऐसा बोलना है आपको। तो मुकेश मोहन क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट ले लेते हैं और क्या बोलते हैं पूरा ये डिटेल वगैरह ले लेते हैं और फिर उल्टा काउंटर वीडियो बनाकर नितिन गडकरी की पोल खोल देते हैं कि भाई देखिए इनके मंत्रालय से इस तरह से इन्फ्लुएंसरों को पैसा देकर ये मैसेज दिलवाया जा रहा है जनता को कि E20 पेट्रोल जो है इससे देश को फायदा है, राष्ट्र को फायदा है, सबको फायदा है और आपकी गाड़ी वाड़ी को नुकसान नहीं होगा। वो सारा पूरा एक नितिन गडकरी का विजन वगैरह ये सब बात बताई जा रही है। वहीं से ये जो मुकेश मोहन और नितिन गडकरी है इनके बीच मामला तन जाता है। मतलब नितिन गडकरी की रडार पे मुकेश मोहन वहीं से आ जाते हैं। ठीक है, तो नितिन गडकरी के जो पेड कैंपेन है E20 को लेके ये मुकेश मोहन ने जो है इन्होंने इसे उजागर कर दिया, वीडियो बना दिए, ये सब जानकारियां दे दी और अपने चैनल पर उन्होंने बताया कि मंत्रालय और इथेनॉल लॉबी के बीच के संबंध को लेकर विस्तृत सीरीज यानी वीडियो वगैरह बनाकर पूरी जानकारियां देना लोगों को शुरू कर दिया और यहाँ से नितिन गडकरी की इमेज को ऑब्वियसली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और वो और भी सारी बातें बता रहे थे कि मुकेश मोहन ने और भी आरोप लगाए, ठीक है, कि ऑटोमोबाइल और टेक सेक्टर के जुड़े हुए कई यूट्यूबरों को मंत्रालय और उनसे जुड़ी हुई PR एजेंसियों के द्वारा ब्रीफ किया गया है और मतलब बताया गया है कि किस तरह से यूट्यूब पर ये सारी चीजें दिखाई जाएं, मतलब सरकार का पक्ष दिखाया जाए और भाषा भी को इस्तेमाल की जाए। ये सब चीजें भी वहां से उन्हें बताई गई थी। ठीक है, ये सब उन्होंने बता दिया कि ये सब पेड प्रमोशन चल रहा है सरकार की यानी नितिन गडकरी के विजन और सरकार की वो जब सोच जो है कि भाई ये सब E20 पेट्रोल वगैरह से देश को लाभ होगा, वो सब बातें आप भी सुन रहे हैं, वो सब इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये हितों का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नितिन गडकरी के परिवार के लोग एक तरफ इथेनॉल कंपनियों से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ इथेनॉल के लिए नीति बना रहे हैं। ये सब भी उन्होंने उस समय बता दिया था मुकेश मोहन ने। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई इथेनॉल को लेके ये झूठा जो प्रचार किया जा रहा है वास्तव में क्या हो रहा है, ग्रीन वॉशिंग होगी कि आप क्या करेंगे, इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए गन्ने की खेती करेंगे जिससे बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होगी और फिर इससे आगे चलकर पानी की किल्लत और खाद्य सुरक्षा की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ठीक है, फिर उन्होंने RTI भी लगाई तमाम सारे मंत्रालयों में और ये जानने की कोशिश की कि किस मंत्रालय ने कौन कौन से इन्फ्लुएंसर को पैसा दिया है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए, सरकार का पक्ष दिखाने के लिए वीडियो बनाने के लिए। ये सब भी उन्होंने किया हुआ था। तो ये बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड में मुकेश मोहन और नितिन गडकरी के बीच का जो विवाद है वो फल फूल गया था पिछले सेशन में। अब हमारे पास अभी एक रिपोर्ट आती है कि नितिन गडकरी ने एकाएक मुकेश मोहन के ऊपर 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस कर दिया। ठीक है, और ये डिफेमेशन जो केस है, इस केस के लिए आधार बताया जा रहा है कि मुकेश मोहन ने जो है एक वीडियो बनाया हुआ था, रिपोर्ट बनाई हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि कारवा कंपनी ने, कारवा जो मैगजीन है उसने, ये देखिए 1 मार्च 2026 की कारवा मैगजीन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया हुआ, तो क्या बोलते हैं, नितिन गडकरी और उनके परिवार की कंपनियों का संबंध एक बीफ बेचने वाली कंपनी से बताया हुआ था। ठीक है, यह आरोप लगाया हुआ था। मोटी मोटी बात क्या थी कि कारवा की एक रिपोर्ट थी जिसमें कारवा मैगजीन में एक रिपोर्ट छपी हुई थी जिसमें क्या बोलते हैं, शीर्षक था कि नागपुर बीफ, द बीफ कंपनी एंट्रेंच्ड इन गडकरीज बिजनेस एम्पायर। ठीक है, इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नितिन गडकरी के व्यवसायिक साम्राज्य और उनके बेटों की कंपनियों के तार ऐसी कंपनियों से जुड़े हैं जो बीफ व्यवसाय निर्यात से संबंधित हैं। तो कारवा मैगजीन जो मोटे मोटे तौर पर एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट जारी करती है, एक मांस से भरे हुए 2022 में मांस से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ाया हुआ था उस कंपनी का, उस आधार पर एक रिपोर्ट जारी करती है कि भाई देखिए ये जो नितिन गडकरी का पूरा एक साम्राज्य है, व्यापारिक साम्राज्य है इनके बेटों का, इससे कुछ ऐसी कंपनी जुड़ी हैं जो बीफ व्यवसाय में संबंधित है। ठीक, कारवा मैगजीन का ये दावा था। अब इस दावे के एवज में मुकेश मोहन जो हैं वो एक पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो कारवा मैगजीन की इस चीज को वीडियो रील बनाकर अपने प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। ठीक है,
मुकेश मोहन ने अपनी वीडियो में गडकरी परिवार की कंपनी सियान एग्रो और बीफ व्यापार वाली कंपनी के बीच के संबंधों को भी उजागर किया। और गडकरी की टीम ने देखिए मुकेश मोहन को बिना तथ्यों के अपमानजनक भाषा और भ्रामक बात फैलाने का आरोप भी लगाया। उसके बाद उन्होंने 50 करोड़ का उन्हें नितिन गडकरी ने नोटिस दे दिया कि भाई ये नोटिस है, मानहानि की है आपने, गलत जानकारियां दी हैं, वीडियो बनाकर वीडियो हटाइए। और क्या बोलते हैं एफआईआर दर्ज की गई और फिर उनके फोन मुंद जब्त कर लिए गए मुकेश मोहन के। ठीक, ये सब उस समय घटा हुआ था। अब इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि केवल मुकेश मोहन के विरुद्ध ये कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया में हमें कुछ लोग बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की, पुलिस ने फोन दर्ज कर लिए। वास्तव में नितिन गडकरी और उनकी कंपनियों के द्वारा मुकेश मोहन ही नहीं, अन्य कंटेंट क्रिएटर यानी दिल्ली, गुजरात और क्या बोलते हैं संभाजी नगर में, ठीक, कुछ और कंटेंट क्रिएटर भी हैं, 3 और कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके विरुद्ध भी सेम कार्रवाई की गई है। मतलब उन पे भी मानहानि नोटिस भेजा गया क्योंकि उन्होंने भी इस तरह की रील बनाई हुई थी। ठीक है, इसमें देखिए अब पक्ष विपक्ष बन जाते हैं। नितिन गडकरी और उनके समर्थकों का आरोप है कि ये सब फेक न्यूज है। मुकेश मोहन जो दिखा रहे हैं, कार्बा मैगजीन जो दिखा रही है, फेक न्यूज है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश है। उनके परिवार का ऐसी किसी कंपनी से लेना देना नहीं है जो बीफ कारोबार से संबंधित है। मुकेश मोहन और उनके समर्थकों का कहना है कि भाई ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। उनका तर्क है कि केवल एक प्रतिष्ठित मैगजीन की रिपोर्ट में छपी तथ्यों के सामने उन्होंने तथ्यों को सामने रखा हुआ था। मतलब मैगजीन में छपा है वो बात बताई है उन्होंने उनका तो उसमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इतनी बड़ी राशि का दावा करना वास्तव में स्वतंत्रता की आवाज को दबाना है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए इस मामले में केवल मुकेश मोहन ही नहीं, कार्वा मैगजीन पर भी नितिन गडकरी की कंपनी ने कार्रवाई की हुई है। ठीक है, 2026 के अनुसार बताया गया है कि नितिन गडकरी के बेटे कंपनी सियोन एग्रो लिमिटेड ने मैगजीन को भी 50 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है। तो कार्वा मैगजीन पर भी 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा नितिन गडकरी और उनके परिवार ने किया हुआ है। ठीक, ये भी हमारे सामने कुछ जानकारियां। और उनसे भी कहा गया है कि वो अपनी मैगजीन में जो रिपोर्ट छपी है वो हटाएं, माफी मांगे और हर्जाना भरें। ठीक, कार्वा मैगजीन को भी दावा किया गया। ठीक, और इस पूरे मामले में देखिए जो विश्लेषक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए कार्वा मैगजीन जो है उसने खैर नितिन गडकरी की इस रिपोर्ट को हटाने से मना कर दिया। कार्वा मैगजीन की रिपोर्ट वो नहीं हटा रही, वो केस लड़ेगी। ठीक, तो जो विशेषज्ञ वो कह रहे हैं कि कार्वा मैगजीन में अपनी रिपोर्ट में बड़े अच्छे शब्दों का चयन किया था, सावधानी पूर्वक रिपोर्ट बनाई थी। जैसे उन्होंने लिंक कहा था, ओवरलैपिंग कहा था, इंटरेस्ट कहा था। जबकि यूट्यूबर मुकेश जो मोहन है, उन्होंने सीधे तौर पर गडकरी भी बेचते हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। तो मुकेश मोहन जो है वो क्या बोलते हैं, कुछ सावधानियां नहीं रख पाए। मतलब वो कार्वा मैगजीन जैसे चालाकी से इनडायरेक्ट लिंक वगैरह बताने की कोशिश करते तो ठीक रहता। वो सीधे सीधे ये हो जाता है ना, कोई मीडिया पे आके सीधे ही बोल दे गडकरी भी बेचते हैं, तो वो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गडकरी का कंपनियों का संबंध उन कंपनियों से है जो भी व्यापार में शामिल है। ऐसी बात बोलोगे तो बात अलग हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर मुकेश मोहन जो हैं वो क्या बोलते हैं, शब्दों के चयन को लेकर वो थोड़े कैजुअल हो गए, नहीं तो इतनी बड़ी समस्या शायद उनके साथ नहीं हो पाती। ठीक है, और वर्तमान स्थिति में देख लीजिए तो वर्तमान स्थिति में द कार्वा मैगजीन में अभी भी लेख हटाने से इनकार कर दिया है, वो अपनी रिपोर्ट कर कायम है। और मुकेश मोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और सोशल मीडिया पे उनके पक्ष में कैंपेन चल रहा है। ठीक है, कानूनी कार्रवाई जो है मैगजीन और इन्फ्लुएंसर दोनों के विरुद्ध हुई है, मतलब मुकेश मोहन दोनों के विरुद्ध हुई है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई केवल मुकेश मोहन के विरुद्ध हुई है। ठीक, तो ये भी दिखता है कि कार्वा मैगजीन के ऑफिसों पर जब्ती नहीं की गई, उनका सामान नहीं उठाया गया, उनके सब चीजें बंद नहीं की गई, लेकिन मुकेश मोहन पे बड़ी कड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि नितिन गडकरी और मुकेश मोहन की खुन्नस जो है वो पुरानी है। नितिन गडकरी को पहले से ही मुकेश मोहन से तकलीफें थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये सब मामला उस समय है, एक पुराना मामला था। 2022 में एक मांस से भरा हुआ कंटेनर पकड़ाया हुआ था, ट्रक पकड़ाया हुआ था, और उस पर कार्वा मैगजीन ने नितिन गडकरी के परिवार के व्यावसायिक साम्राज्य से उस कंपनी को जोड़ने के लिए एक रिपोर्ट जारी की हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया हुआ था, सीधे तौर पर यह नहीं कहा था कि नितिन गडकरी बीफ बेचते हैं, बल्कि उनके व्यावसायिक संबंध, उनका जाल क्या बोलते हैं दिखाया गया था। तो कार्वा मैगजीन ये नहीं कह रही कहीं पे भी नितिन गडकरी भी बेचते हैं, उनके परिवार भी बेचता है। वो ये कह रही है कि कार्वा मैगजीन ये कह रही है नितिन गडकरी के परिवार के लोगों का जो व्यावसायिक जाल है वो उस कंपनी से जुड़ता है जो बीफ बेचती है। अब नितिन मोहन जो है वो शायद
डायरेक्ट ही बोल गए उनके परिवार के उसमें, और इसलिए वो थोड़ा सा मामला टेक्निकल हो गया। ठीक, बताया गया कि एक रेम्बल एग्रो करके एक कंपनी है, जो क्या बोलते हैं, उसका एक कंटेनर था मांस से भरा हुआ, और जो है क्या बोलते हैं, ये जो रेम्बल एग्रो है उसका और गडकरी के बेटों की कंपनी सियान एग्रो के बीच वित्तीय और परिचालन संबंध है। ठीक है, ये है साझा हित है। रिपोर्ट में दावा भी किया गया कंपनी के बीच निवेश, साझा पता और एक दूसरे के साथ व्यावसायिक लेन देन का प्रमाण भी मिलता है। ठीक, तो ये पहले जैसी चालाकी मैंने पहले भी बताया था कि भाई बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से किसी कंपनी क्या बोलते का संबंध किसी और कंपनी से है, वो संबंध उस कंपनी में दूसरी कंपनी से है, फिर तीसरी कंपनी से, इस तरह का मतलब ये जंजाल बना लेते हैं कि डायरेक्टली ये लोग फंसे ना और काम भी चलता रहे। ठीक, ऐसे ये रेम्बल एग्रो है, इसका क्या बोलते हैं, नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी जो है सियान एग्रो, उसके बीच क्या बोलते हैं कुछ वित्तीय लेन देन का मामला बनता है, इसके बीच कुछ साझा पता यानी पता और एक दूसरे के साथ व्यावसायिक लेन देन के कुछ मामले बनते हैं। ठीक है, और इस आधार पे ये दावा किया गया था कि भाई नितिन गडकरी का परिवार का भी संबंध है इस पूरे वीप एक्सपोर्ट के मामले से। ठीक है, तो ये कंपनियों के संबंध की बात यहाँ पे हो रही थी, और शायद मुकेश मोहन बोलचाल में शायद थोड़ी सी सावधानी नहीं बरत पाए होंगे, उन्होंने सीधे नितिन गडकरी से इसे जोड़ दिया होगा, और इसलिए उनके लिए ये थोड़ी परेशानी का विषय बन गया होगा। ठीक है, तो ये सब मामला हमारे सामने दिखता है। ठीक, अब कारवा की जो रिपोर्ट थी वो कॉर्पोरेट लिंक को बताती है, ठीक है, पर आधारित थी, जबकि नितिन गडकरी पर सामान्य व्यवसाय लेन देन बताया जा रहा था। ठीक है, इसका डायरेक्ट उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुकेश मोहन शायद उस चीज को बताते समय या कुछ शब्दों के चयन को लेके तो कहीं पे थोड़ी सी सावधानी नहीं बरत पाए और वो सीधे गडकरी से जोड़ दिया, इसलिए शायद कुछ विवाद का विषय बनता हुआ दिखता होगा। ठीक, अब इस मामले में हो यह गया है कि नितिन गडकरी ने इनके ऊपर 50 करोड़ का नोटिस दे दिया है, मानहानि का दावा कर दिया है, और क्या बोलते हैं इस पूरे मानहानि के दावे में अब ये आगे की कार्रवाई जो है वो देखते हैं किस दिशा में जाती हुई हमारे सामने दिखती है। मोटा मोटा मामला हमारे सामने ये बनता है कि मुकेश मोहन के साथ नितिन गडकरी की समस्या चली आ रही थी वहां से जहां से वो E20 पेट्रोल का विवाद और उसके पेड प्रमोशन का विवाद शुरू हुआ था, जो मुकेश मोहन ने खोलकर नितिन गडकरी के जो सब चालाकी हैं वो बता दी थी। ठीक, तब से ये इनके रडार पे थे। फिर मोटे मोटे मामला ये कि कार्वा मैगजीन ने जो रिपोर्ट छापी है उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि नितिन गडकरी के परिवार, ठीक है, की कंपनियां जो हैं उन कंपनियों का संबंध एक ऐसी कंपनी से है जो बीफ एक्सपोर्ट में शामिल है, और शायद मुकेश मोहन इस पूरे मामले को अपने वीडियो में बताते समय क्या बोलते हैं सीधे तौर पर नितिन गडकरी का नाम ले दिए होंगे, तो वो कानूनी अड़चन के दायरे में आ गए हैं, कार्बा मैगजीन से ज्यादा क्या बोलते हैं थोड़ी सी मुश्किल में आ गए। कार्बा मैगजीन चालाकी से उन शब्दों का चयन करती है जो इस तरह की इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में किया जाता है, मतलब जो लोग इस तरह की क्राइम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करते हैं उन्हें पता है कौन सा शब्द कैसे बोलना है, कानून के पचड़े में बचने से कैसे बचना है, ना व्यक्ति का नाम भी आ जाए और साथ में उस पर डायरेक्ट आरोप लगाते ना, इस तरह से शब्दों की चालाकियां करना उन्हें आता है। और जो यूट्यूबर हैं वो शायद इतनी शब्दों की चालाकियां नहीं कर पाते, वो कहाँ किस तरह के शब्दों का चयन करना, सीधे ही आरोप लगाते बैठते हैं और इसलिए कानून के पचड़े में कई बार फंस जाते हैं। ठीक, तो ये दर्शकों हमारे सामने मोटा मोटा जो भी घटनाक्रम घट रहा है उसके पीछे का एक तथ्य है। मेरा ये मानना है कि मुकेश मोहन थोड़े सावधानी से अपने वीडियो को बनाते और अपने शब्दों के चयन में थोड़े से सिलेक्टिव होते, और उन्हीं चालाकीपूर्ण शब्दों के साथ, जैसे कार्वा मैगजीन ने बताया है कि भाई नितिन गडकरी के परिवार का कंपनियों का जाल है, उस जाल से कोई बीफ बेचने वाली कंपनी किस तरह से जुड़ी हुई है, अगर इस तरह से बताते तो मेरे ख्याल से वो कानूनी पचड़े में इतनी आसानी से नहीं फंसते जितनी आसानी से अभी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक सबक है उन सब लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं। देख लीजिए, सत्ता में बैठे लोग हैं, बहुत ताकतवर हैं, वो आपकी एक गलती का फायदा उठा सकते हैं। हमें इस तरह की क्या बोलते हैं जानकारियों को देने से पहले इस चालाकी को बरतने की जरूरत है। जो प्रोफेशनल मीडिया कर्मी होते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहाँ कौन से शब्दों का चयन करना है, कैसी बात घुमा फिरा कर बोलनी है ताकि कानूनी पचड़ों से बचा जा सके। ठीक, तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है मेरे लिए, मैं कहूँगा एक टिपिकल एग्जाम्पल है। आप कुछ भी एक्सपोज करना चाह रहे हैं लेकिन शब्दों की मर्यादा, चालाकी और सीधे नाम लेने की बजाय इस तरह से चीजों को रखा जाए कि आप किसी कानूनी पचड़े में ना जाएं, डायरेक्ट एलिगेशन किसी पे ना हो जाए लेकिन बात भी पूरी हो जाए, इस तरह की कुछ चालाकियां हमें मीडिया रिपोर्ट्स बनाते समय
करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि कैसे नितिन गडकरी ने मुकेश मोहन के ऊपर 50 करोड़ का केस किया, यानी मानहानि का दावा किया। लेकिन इसकी आड़ में हमने पूरा नितिन गडकरी की शुरुआत से लेके अब तक के वो क्या बोलते हैं, लड़की जो मारी गई थी उससे लेके अब तक की पूरी कहानी आपके सामने बता दी, लेकिन हम नितिन गडकरी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये काम करने के तरीके होते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ी सी चीज जो है वो मुकेश मोहन थोड़ी सी सावधानी और बरतेंगे तो आगे इस तरह के पचड़े में शायद नहीं फंसेंगे। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं और बहुत ही सराहनीय काम है। ठीक है, आज के दौर में ईमान बने रहना वो बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि बिकने की कीमत बहुत बड़ी होती है। मुकेश मोहन जैसे लोगों को खरीदने के लिए लोगों पे बहुत पैसा है, तो बिकने की बहुत कीमत मिलती है। फिर भी कोई पैसा ना ले और ईमानदारी से लोगों के सामने सच्चाई रखे, ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक, तो मुकेश मोहन अच्छा काम कर रहे हैं, आप उन्हें सपोर्ट करिए। युवा हैं, आगे उनके पास और भी सारी अपॉर्चुनिटी होंगी। ये सारा मामला तो सेटल हो जाएगा। देर सवेर मानहानि के दावों का कुछ होता नहीं है, कोर्ट में जाते हैं, बरसों बरस चलते रहते हैं और फिर सेटलमेंट हो जाते हैं, कुछ बातचीत पे सेटलमेंट हो जाते हैं। ठीक, और ये मामला भी कुछ दिन बाद डाई आउट हो जाएगा, तो बाद में सेटलमेंट वगैरह हो जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि भाई इस तरह की जो हमारे साथी हैं जो बड़े बड़े मामलों को एक्सपोज कर रहे हैं, हमें उन्हें समर्थन करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उनके पक्षों को भी जनता तक लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, लेकिन कानूनी पक्षों से बचने का बेहतर तरीका है कि आप अपनी बातों को कहने के सही तरीके और ये चालाकियां सीख लें। ठीक, चलिए दर्शकों, तो ये मोटा मोटा मामला है जो इस पूरे मामले के मूल्यांकन करने पर हमारे सामने आता है। हमने आपको बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी इमोशनल डिलेमा के और बगैर किसी क्या बोलते हैं इसे बहुत साईफाई बनाने के आपके सामने रखा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप इसे बेहतर तरीके से समझे होंगे। चलिए, ठीक, तो दर्शकों इसे प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ से एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इसे समझेंगे, ग्रहण करेंगे और आगे लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारे वो सारे लोग जो सोशल मीडिया पे हैं उन्हें ये समझ में आए कि कैसे चालाकी से अपने कामों को करना है, अपनी बातों को रखना है और ये सारे कानूनी पचड़ों से भी बचे रहना है। दोनों चीजों से हमें बचने की जरूरत है। ठीक, चलिए।